नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपीएसआईएफएस में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट एडवांस एनडीए डायग्नोस्टिक सेंटर का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा विचारों के आदान प्रदान से विकास बढ़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थियों में रोज बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेर कर की नारेबाजी। योगी सरकार के प्रयासों से खुले रोजगार के अवसर। विदेशों में नौकरी की चाबी बना रोजगार मिशन। 10,830 रोजगार मेले में 13.64 लाख युवाओं को काम। बहराइच में यूरिया की भारी किल्लत। तपती गर्मी में किसानों की लंबी लाइन। समिति सचिव फरार। किसानों की मुश्किलें बढ़ी। कृषि अधिकारी के दावे और हकीकत में बड़ा फर्क। हरदोई में सई नदी की बाढ़ से किसानों की फसल जलमग्न। किसानों ने जिलाधिकारी से मुआवजे के लिए लगाई गुहार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जल्द सर्वे करने की अपील। और हमीरपुर में आजादी के 75 साल बाद भी सड़क से वंचित ग्रामीण। मदारपुर में बरसात में चारपाई ही बना एम्बुलेंस का विकल्प। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे रामदेव। लखनऊ में योग गुरु रामदेव ने शिष्टाचार भेंट की है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से रामदेव की मुलाकात हुई। योगी और रामदेव की शिष्टाचार भेंट पर अब सियासत शुरू हुई है। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। लखनऊ में योग गुरु रामदेव ने शिष्टाचार भेंट की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। बीते 3 माह से पीने के पानी के लिए ग्रामीण परेशान हैं। जलापूर्ति न होने से नदी और तालाब के पानी का सहारा लिया जा रहा है। दूषित पानी पीने को मजबूर हुए ग्रामीण। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने बताई है अपनी व्यथा। बाढ़ के दौरान टूटी पाइपलाइन की नहीं कराई गई मरम्मत। अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों की शिकायत जो है वो भी बेअसर साबित हो रही है। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। समस्या का समाधान न होने पर आमरण अनशन के लिए मजबूर ग्रामीण। ग्रामीणों ने चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे सदर विधायक ने एडीएम से बातचीत की है। कल तक समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मौधा विकासखंड क्षेत्र के गुढ़ा गांव का यह पूरा मामला है। हमारी समस्या सर भीषण समस्या है। नंबर 1 समस्या सर्वप्रथम है जल संकट। हमारे यहाँ की लाइन करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर से सप्लाई आती है पानी, जो जल संस्थान के द्वारा होती थी। अब नमामि गंगे वालों ने उनको हैंडओवर कर लिया है। नमामि गंगे वालों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। हमारे यहाँ 3 महीने हो गए करीब। के गुढ़ा गांव में पेयजल का संकट है। ये सारे वहां के लोग आए। एक्सचेंज साहिबान और उनकी टीम आज पहुंचने वाली है। जिला प्रशासन से बात हुई है। कल तक पूरी समस्या का समाधान होने का आश्वासन हुआ है। कल मैं भी मौके पर जाकर के जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा उसी जगह रहने वाला हूं। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग की खिलाफत में राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही, लेकिन यूपी में सपा अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहती है। इसी के मद्देनजर आज यहां सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इलेक्शन कमीशन के साथ भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी तक अपना संदेश देने के लिए जहां हाथों में पोस्टर थाम रखे थे, वहीं जबरदस्त नारे भी लगाते नजर आए कार्यकर्ता। सपा जिलाध्यक्ष फजल महमूद ने दावा किया कि वोट चोरी न रुकने तक सपाई सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्व सांसद राजाराम पाल ने विधायक पूजा पाल के निष्कासन मामले में कहा कि वो सपा में रहकर बयानों के माध्यम से पार्टी विचारधारा को कमजोर बना रही थी। वास्तविकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई पुरसा हाल नहीं है। हत्या, लूट और दुष्कर्म आदि वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं साइबर ठगों ने दहशत कायम कर रखी है। जब से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है,
चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, उसमें भी ईवीएम के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया। 17 में यूपी में ईवीएम के माध्यम से मैंडेट प्राप्त करने का काम किया गया और 22 में फिर वही दोहराया गया, 24 में फिर वही काम किया गया और आज जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों में हमारे मदन सिंह गांधी छात्र समाज युवा वाहिनी विधानसभा ने आज जो पूरे देश में एक माहौल अजीब का पूरे देश में पैदा हुआ है। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार में हैं, उनके खिलाफ वोट चोरी करनी है। आज सांसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर शहर तक हर तरफ किसी बात की चर्चा जनता के बीच में यही चर्चा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सेना के जवान हवलदार सत्येंद्र सिंह रजावत ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी प्रियंका सिंह और उसका प्रेमी दिलीप कुमार गुप्ता उन्हें लंबे समय से मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह के मुताबिक उसका विवाह 2014 में हुआ था, लेकिन 2018 में पत्नी और उसकी सहेली ने मिलकर एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया, जहां बेकसूर होने के बाद भी 4 साल जेल में बिताने पड़े। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। पीड़ित जवान ने आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी ने बैंक खाते में जमा रकम, जेवर और स्कूटी आदि हड़प लिए और पहले से शादीशुदा दिलीप से शादी कर ली। दावा किया कि पत्नी के साथ मिलकर दिलीप लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर रकम ऐंठने का गैंग चलाता है। दोनों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए ड्यूटी छोड़कर सुरक्षा और इंसाफ के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। समस्या मेरी बीवी से मेरे को छोड़ करके मेरे अकाउंट से 25 लाख रुपए और घर में रखा 9 लाख रुपए का कैश, जो जमीन बेचा था उसका डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है और 15 लाख रुपए का जेवर, एक स्कूटी जो मेरे नाम से, वो सारा मेरे घर में आकर के उनका पूरा माँ बाप भाई बहन आकर के मेरे माँ बाप से मारपीट करके सारा कुछ छुड़ा करके लेके चले गए। इसके बाद इसमें दिलीप कुमार गुप्ता, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी ऑलरेडी 2 बच्ची हैं और उसकी दिलीप कुमार गुप्ता की पत्नी का नाम है दिव्या गुप्ता, उससे ऑलरेडी शादी की हुई है। इसके बाद भी उसने मेरी पत्नी के साथ और पत्नी ने मिलकर के इन दोनों ने शादी करी है, जिसके सारे सबूत मेरे पास अवेलेबल है। उसकी सारे फोटोज, शादी करते हुए फोटोज, मंदिर में शादी करी है, कहाँ कहीं सारा डिटेल मेरे पास है और ये आदतन अपराधी है। और ये अभी मेरे से 3-4 दिन पहले 3-4 दिन कंटिन्यू फोन कर रहा है और 25 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। बोला 25 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुमको मरवा दूंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात लखनऊ स्थित केशव प्रसाद मौर्य के 7 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की आंतरिक राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान हुई बातचीत को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। लोग इसे सियासी रंग देते हुए संगठनात्मक चुनाव से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष घोषित किया जाना है। समय समय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की चर्चा जोर पकड़ती रहती है। हालांकि इसे औपचारिक भेंट बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर बदलते समीकरणों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर इसे अहम माना जा रहा है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां सुबेहा क्षेत्र में स्थित एकता पब्लिक स्कूल इन दिनों दोहरे विवादों के चलते चर्चा में है। पहला आरोप स्कूल के अवैध निर्माण को लेकर है। बताया जा रहा है कि विद्यालय ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर बना है। इसके बावजूद शिकायतों पर जिला प्रशासन अब तक मौन साधे है। दूसरी ओर स्कूल में पढ़े एक छात्र को टीसी और मार्कशीट लेने के दौरान बंद कमरे में बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। पिटाई का ऑडियो आपको बता दें वायरल हो चुका है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके बावजूद अब तक न तो प्राथमिकी दर्ज हुई, न ही स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई हुई। विद्यालय के संचालक राजेश तिवारी और प्रधानाचार्य सतीश तिवारी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं हाल ही में विद्यालय से भाजपा विधायक के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा और नाश्ता पानी की व्यवस्था को लेकर राजनीतिक संरक्षण की भी चर्चा हो रही है। प्रशासन की निष्क्रियता ने अब सवाल खड़े किए हैं।
यहाँ इसलिए आया था माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने, लेकिन वो तो चले गए। उसके बाद हमने इनके स्टोनों को ज्ञापन दे दिया है। और मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे यहाँ 1717 और 1718 नंबर की एक भूमि है जो कि सरकार खतौनी पे सरकारी नंबर पे दर्ज है। उस पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी शिकायत हमने IGRS के माध्यम से किया था। जो 23 तारीख को उसमें जो रिपोर्ट लगाई गई EO और हल्का लेखपाल के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि उस पर जाकिर पुत्र जाबिर और एकता पब्लिक स्कूल की 2 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। मेरा मामला एकता पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था पहले। मैं 6 से लेके 10 तक अभी एकता पब्लिक में पढ़ा, 11 तक। और मैं 11 के बाद में एकता पब्लिक से मैं निकलना चाह रहा था, किसी कारण पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही थी, जिस कारण मैं एकता स्कूल में गया और वहाँ पे हमने मार्कशीट मांगने के लिए गया। और उसके बाद में ऑफिस में मार्कशीट हमें जो है 9th की नकली दे दी गई, जाली मार्कशीट बना के दे दी गई, जिसके उपलक्ष्य हमने इनसे दोबारा असली मांगने की प्रयास किया। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राहुल, बाराबंकी में एकता पब्लिक स्कूल है उसकी मनमानी साफ तौर पर सामने आ रही। सरकारी ज़मीन पर स्कूल बना है और स्कूल की मनमानी जो है फर्जी जो है TC देने का मामला सामने आया। और जब पीड़ित छात्र असली मार्कशीट लेने, असली TC लेने पहुंचता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए मनोज, ये जो एकता पब्लिक स्कूल है इसके विषय में कुछ दिन पहले एक शिकायत हुई थी, जिसमें कहा गया था शिकायतकर्ता के द्वारा कि जिस जमीन पे बना अवैध रूप से इन्होंने निर्माण कर रखा है और काफी लंबे समय से निर्माण कर रखा है, लेकिन सत्ता से संरक्षित होने के नाते कई जिले के ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता में हैं और इन्होंने संरक्षण दे रखा है। कई सरकारी कार्यक्रम भी या तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम भी यहाँ से संचालित होते रहे, जिसके चलते इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पिछली शिकायत के समय लेखपाल ने संबंध में रिपोर्ट लगा करके अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुबेहा को और जिला अधिकारी के संज्ञान में भी भेज दी गई थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके तुरंत बाद कुछ ही समय बाद ये नया मामला सामने आया, जिसमें एक कक्षा 11 का छात्र अपने TC लेने के लिए गया था, जिस पर किसी बात को लेकर के नाराज होकर वहाँ के प्रिंसिपल ने उसको कमरे में बंद करके बहुत मारा पीटा। ज्यादा चोट लग जाने के बाद भी उस पर दया न खाते हुए उन्होंने काफी मारपीट और अभद्र भाषा, गाली गलौज का भी प्रयोग किया, जैसा कि छात्र का आरोप है। उसने इसकी भी शिकायत किया था, लेकिन चूंकि दोनों ही मामलों में रसूख के चलते इनकी सुनवाई न होने के बाद आज तहसील दिवस में दोनों शिकायतकर्ता पहुंचे थे, जिसमें जो इनकी जमीन का मामला है जिसमें इन्होंने गलत तरीके से निर्माण करा रखा है उस विषय में भी, और जो छात्र को पीटा गया था उस विषय में भी जिलाधिकारी से मिलकर के शिकायत करने गए थे। लेकिन चूंकि एक व्यक्ति के जो जिलाधिकारी से मुलाकात हो गई, उन्होंने अपना पत्र दे दिया और 1:30 से पहुंचे थे। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है उसमें सिर्फ ये बात स्पष्ट हो रही है कि जब लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी थी जिसमें स्पष्ट हो गया था कि अवैध निर्माण है, तो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कहीं ना कहीं इसमें यह स्पष्ट होता है कि शासन और प्रशासन स्तर से इन लोगों को काफी मदद मिल रही है, जिसके चलते इनके इरादे बुलंद हैं। और एक छात्र की बेरहमी से पिटाई किया जाना पूरी तरह से निंदनीय है, फिर भी इस पर अभी तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया गया। बिल्कुल राहुल त्रिपाठी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन मौन साधने के प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं विवादों में एकता पब्लिक स्कूल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 291 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक महिला डॉक्टर की डेंगू से मौत हो चुकी है। महिला आपको बता दें, जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। शहर की कुछ सोसाइटियों व सेक्टर सहित ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारी नाकाफी साबित हो रही है। फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम मरीजों का इलाज कर रही है और ब्लड टेस्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। CMS डॉक्टर अजय राणा ने लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि घरों के गमले, कूलर और आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें, क्योंकि ऐसे स्थलों पर मच्छर पनपते हैं जो डेंगू फैलाते हैं। और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है तो जगह जगह बारिश का पानी भरता है, उसकी वजह से वहाँ बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। उसमें एक एडीज मच्छर होता है जिसमें कि डेंगू को फैलाने वाले वायरस रहते हैं, और वह वायरस जब भी किसी को काटता है तो पर्सन को डेंगू बीमारी हो जाती है। डेंगू 2 प्रकार का होता है, एक थोड़ा लाइट होता है, दूसरा हेमरेजिक। जो हेमरेजिक है वो बहुत डेंजरस होता है,
तो इस बीमारी से हमें बहुत बचाव करना चाहिए और इसके लक्षण होते ही तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। इटावा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, एसओजी सर्विलांस और थाना बकेवर पुलिस की संयुक्त टीम ने 103 पेटी करीब 900 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की महिंद्रा बोलेरो, मैक्सी ट्रक और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह राजस्थान के भरतपुर से शराब खरीदकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मानवेंद्र उर्फ मन्नू और अंकित उर्फ नेता के रूप में हुई है। गिरोह के 3 सदस्य पंकज उर्फ वीरभान, नंदकिशोर उर्फ नंदू और नितिन तिवारी अभी फरार हैं। उनकी तलाश में दबिश जारी है। एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कार्रवाई के लिए टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये जनपद इटावा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और इसकी तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना बकेवर की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल 2 अपराधी पकड़े गए हैं, मानवेंद्र और अंकित। इसमें एक सिकंदरा आगरा का रहने वाला है, दूसरा हमारे चौबिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से हमें 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 4,944 ट्रैक्टर पाउच में लगभग 900 लीटर शराब है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी और मतदाता सूची में धांधली के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस मुख्यालय से आदेश के बाद आगरा में कांग्रेसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर का नाम बदलने का ऐलान किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने विजयनगर स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास की ओर कूच किया। कांग्रेसियों के ऐलान के बाद से पुलिस अलर्ट हो गई थी। पुलिस ने चुनाव आयुक्त के घर को छावनी में तब्दील कर दिया था। हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस लगाई गई थी। कांग्रेसियों को रोकने के दौरान पुलिस को कांग्रेसियों की धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ा। कांग्रेसियों ने पुलिस से धक्का मुक्की कर चुनाव आयुक्त के घर के पास तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस को कांग्रेसियों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेसियों की लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस ने कांग्रेसियों को चुनाव आयुक्त के घर तक नहीं पहुंचने दिया। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद कांग्रेसी वापस लौट गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो आगरा आएंगे, उन्हें सम्मान सहित मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव आयोग नहीं, ये चोर आयोग है। एसीपी का कहना है कि कांग्रेस के प्रदर्शन को शांतिपूर्वक संपन्न करा दिया गया। देश का केंद्र कुमार जो लोकतंत्र का हत्यारा है, संविधान का दुश्मन है, इसने देश के लोकतंत्र की हत्या की है। एक एक घर में 10-10 हजार वोट बनाए हैं, जिंदा लोगों को मार दिया है। और कांग्रेस ये मांग करती है कि तत्काल चुनाव आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस चुनाव आयोग ने इस्तीफा नहीं दिया तो कांग्रेस महानगर कमेटी जब आगरा में आएंगे तो इन्हें बाकायदा सम्मान के साथ पागल खाने में भर्ती कराएंगे। ऐसे चुनाव आयुक्त के खिलाफ तत्काल महाभियोग चलाना चाहिए। जी, एक अमित कुमार करके जो व्यक्ति है, उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे यहाँ पे, परंतु पुलिस द्वारा पहले ही टीमें लगाई गई थी और इनको इनके आवास पे आने से रोका गया और इनको पहले ही रोक के इन लोगों ने ज्ञापन देके ये लोग वापस चले गए। किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो पाया? पहले से ही पुलिस यहाँ पे मुझसे खड़ी थी, हमने पहले ही यहाँ पे ड्यूटी लगाई थी और ये लोग वापस शांतिपूर्वक तरीके से आगे भी ड्यूटी जारी रहेगी। ये यहाँ पे ड्यूटी जारी रहेगी। थैंक यू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर आपको बता दें बरेली से है, जहां 10 वर्ष के मासूम की धारदार ब्लेड से गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने 10 वर्षीय आहिल का अपहरण कर पिता से 10 लाख रुपए फिरौती मांग की थी, लेकिन पीड़ित पिता द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई और पुलिस को जानकारी दिए जाने से बौखलाकर आरोपी ने बच्चे की हत्या कर दी। सोमवार सुबह पुलिस और आरोपी वसीम का गश्त के दौरान आमना सामना हो गया। बदमाश द्वारा पुलिस को देखते ही फायरिंग करने में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे पैर में गोली लगने से वसीम घायल हो गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर आहिल का खून से लथपथ शव बरामद किया। वहीं आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कल देर रात्रि थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सखावत पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम टिटोली के निवासी हैं। इनका 10 वर्षीय पुत्र शाम 5 बजे से गायब है। पुलिस के द्वारा तत्काल FIR नंबर 328/25 रात्रि में थाने पर दर्ज किया गया। मेरे द्वारा दोनों SOG टीम और सर्विलांस टीम को थाने की टीम के साथ खोजबीन में लगाया गया। इस बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वादी के WhatsApp नंबर पर 10 लाख रुपए के डिमांड की एक कॉल आई, डिमांड रखी गई। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर वादी मुकदमा के सगे भांजे वसीम पुत्र नफीस अंसारी गांव टिटोली का रहने वाला है, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि इसके द्वारा प्री प्लान्ड तरीके से बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना कारित की गई है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के आपको बता दें सिद्दीकपुर गांव के पास जौनपुर शाहगंज मार्ग पर छात्रों के दो गुटों में कहासुनी के बाद विवाद हिंसक हो गया। मामूली बहस देखते ही देखते बड़ा मामला बन गया। दोनों पक्षों के समर्थक मौके पर जुटे। आधा दर्जन से अधिक वाहनों पर सवार छात्र आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया। इस दौरान फायरिंग जैसी आवाजें CCTV फुटेज में सुनाई दी हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक मुंह बांधकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा कर रहे आरोपी एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल मौके से छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और CO सदर ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। नीचे पैर नहीं रखो, चींटी चढ़ जाएंगी। अरे मम्मी कैसे रखते हैं? अगली खबर सहारनपुर से है, जहां जाखो राखे साइयां मार सके ना को ये कहावत चरितार्थ करते हुए बाढ़ से यमुना नदी के टापू में फंसे युवक को बचा लिया गया। पीड़ित फतेहपुर टांडा गांव निवासी युवक नूर अली घर से लकड़ियां लेने गया था, जहां अचानक पैर फिसल जाने से वह नदी में बहकर कई किलोमीटर दूर जाकर टापू में ठहर गया। चारों ओर दूर दूर तक यमुना नदी की बाढ़ के पानी के भरे होने से वह टापू में ही फंसा रहा। जानकारी होने पर मिर्जापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इंस्पेक्टर अजय कुमार ने गोताखोरों को बुलाकर पीड़ित को रेस्क्यू कराने का अभियान शुरू कराया। गोताखोरों ने ट्यूब की मदद से तैरकर टापू में जाकर आखिरकार पीड़ित युवक को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स जिसने हाई स्कूल और इंटर दोनों में फेल होने के बावजूद फर्जी डिग्री बनवाकर न केवल पढ़ाई में छल किया बल्कि सरकारी टेंडर में भी भारी भरकम गड़बड़ी कर डाली। आरोपी के खिलाफ अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामला थाना हरिपर्वत का है, जहां शोभिक गोयल नाम का आरोपी, जिस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318, 2, 336, 3 और 340(2) के तहत केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता मोहित उपाध्याय का आरोप है कि आरोपी ने 2004 में हाई स्कूल और 2006 में इंटर परीक्षा तो दी, लेकिन दोनों में फेल हो गया। इसके बाद कथित तौर पर फर्जी अंक तालिकाएं बनाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में BCom में दाखिला लिया और 2009 में स्नातक की डिग्री ले ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने 2011 में MCom की डिग्री भी हासिल कर लिया और इन डिग्रियों के आधार पर कई सरकारी टेंडरों में खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताकर झूठा हलफनामा जमा करते हुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया। आरोप है कि इसी धोखाधड़ी से उसने प्रदेश सरकार के कई सौ करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। वादी के वकील पवन सिकेरा का कहना है कि आरोपी ने चरित्र प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से बनवाया, जिन्हें तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। अब मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना हरिपर्वत में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मैं मोहित उपाध्याय जी की तरफ से आया हूँ, उनका मैं वकील हूँ सर। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि एक शोभित गोयल जी हैं, OP चैन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हाई स्कूल की वर्ष 2004 में वो फेल हो गए। उसके बाद वर्ष 2006 में इन्होंने इंटर किया। उसके बाद इन्होंने BCom किया और MCom किया सर। और जबकि इन्होंने वर्ष 2004 में ही और 2006 में ही सेम वर्ष में UP बोर्ड से इन्होंने मार्कशीट फर्जी बनवा ली। क्या फर्क पड़ रहा है? इससे बहुत बड़ा फर्क ये पड़ रहा है कि इन्होंने एक हल्फनामा दिया है और इन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इन्होंने कहा है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। इन्होंने बहुत सारे कई टेंडर लिए हैं सर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।